हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए फिर एक फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं जो कि चैप्टर है वेव एंड साउंड, मतलब ध्वनि और तरंग। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे रखा कि तरंग गति में पहला विकल्प दे दिया कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा दिया कि माध्यम के कण तरंग की दिशा में गति करते हैं, और तीसरा दिया माध्यम के कण सदा स्थिर रहते हैं, चौथा दिया माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसमें रीजन नहीं बताया, केवल तरंग गति बताया है। इसमें कहना चाहिए या फिर कण तरंग, मतलब ये फिर कहना चाहिए कि ध्वनि तरंग होनी चाहिए या फिर कण संचरण होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाता। अगर ध्वनि तरंगे होती तो माध्यम के कण की दिशा मतलब दिशा में गति करते हैं, मतलब बी नंबर सही हो जाता। यहाँ पे कोई रीजन नहीं बताएगा दोस्तों। आपका पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको रीजन जरूर बताया जाएगा कि कण पर मतलब वो ध्वनि तरंग है कि कण संचरण है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कण संचरण मान लें दोस्तों, तो यहाँ पे इसका डी नंबर सही हो जाएगा। कण संचरण जो होता है, कण संचरण की जो तरंगे होती है वो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे हम कण संचरण माने। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे गौर कीजिएगा और इसमें रीजन आपको दिया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, दूसरा दिया गया है किसी तरंग में एक स्रक से दूसरे स्रक के बीच की दूरी क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है किसी तरंग में एक स्रक से दूसरे स्रक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो ये जो होती है दोस्तों ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तो इसका भी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग के किसी माध्यम में संचरण के कारण तरंग संचरण की दिशा में संचित होने वाली राशियाँ ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान, दूसरा दे दिया ऊर्जा, तीसरा दिया ऊर्जा एवं द्रव्यमान, चौथा दिया दोस्तों ऊर्जा एवं संरेखी। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग के किसी माध्यम में संचरण के कारण तरंग के संचरण की दिशा में संचित होने वाली ऊर्जा। आप लोग क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो एक या दो बार जरूर पढ़ा करिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में नहीं होता है विवर्तन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन नहीं होता, ध्रुवण नहीं होता। तो जो ध्वनि तरंगों में होता है वो ध्रुवण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये केवल प्रकाश में होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स लेके बैठा करिए, तो आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा करिए उसे अपने नोट्स में जरूर लिखा करिए। ठीक है, अगला दिया कह रहा है कि निम्न कथन सही है ध्वनि के लिए। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, दूसरा दिया निर्वात में चलती हैं, तीसरा दिया ठोस में गैस से तेज चलती हैं, और चौथा दिया है कि द्रव में गैस से मंद गति से चलती हैं। तो दोस्तों ये ध्वनि तरंग जो होती हैं तो पहले तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया, पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा अगर निर्वात में चलती हैं तो ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात में नहीं चलती, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दिया ठोसों में गैस से तेज चलती हैं, ये सही है। ठोस में जो होती है ध्वनि तरंग गैस से तेज चलती हैं, गैस से द्रव से दोनों से तेज चलती हैं। चौथा नंबर भी गलत हो गया, इसमें कह रहा है कि द्रव में गैस से मंद चलती हैं, ये गलत हो गया, तो आपको तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समुद्र के पेंदे पर एक विस्फोट होता है जो जल में उत्पन्न तरंगें होती हैं। पहला दिया अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा दिया अनुदैर्घ्य, तीसरा दिया है कि अप्रगामी और चौथा दिया दोस्तों अनुदैर्घ्य व अप्रगामी दोनों। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो दे दिया दोस्तों वो कह रहा है कि समुद्र के पेंदे पर एक विस्फोट होता है तो जल में उत्पन्न तरंगें होंगी। पहला दे दिया कि अनुप्रस्थ, दूसरा दिया अनुदैर्घ्य और तीसरा दे दिया अप्रगामी, चौथा दिया अनुदैर्घ्य व अप्रगामी तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है ना दोस्तों, जल से उत्पन्न होने वाली तरंगे होंगी समुद्र के, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है। अगला कह रहा है कि माध्यम की एकांक लंबाई में निहित तरंगों की संख्या कहलाती है। डिफिनेशन दे दिया, अगर आप लोगों को डिफिनेशन पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखा करिए। कह रहा कि माध्यम की एकांक लंबाई में निहित तरंगों की संख्या कहलाती है। पहला दिया प्रत्यास्थ तरंग, दूसरा दिया तरंग संख्या, तीसरा दिया है स्पंद और चौथा दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ये तरंग संख्या की डिफिनेशन है। तरंग संख्या जो डिफिनेशन होती है वगैरह कि माध्यम की एकांक लंबाई में निहित तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, मतलब तरंगों की संख्या कहलाती है तरंग संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कलांतर तथा पथांतर में संबंध बताओ। तो कलांतर का जो होता है फार्मूला दोस्तों होता है वो डेल फाई इक्वल टू हो जाता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में डेल एक्स, जहाँ पे जो ये है ये पथांतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा
इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है, वैसे भी आपको पता रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी माध्यम से तरंग की तीव्रता निर्भर करती है। किसी माध्यम से तरंग की तीव्रता निर्भर करती है। पहला दिया है कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, दूसरा दिया कि आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और तीसरा दे दिया आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर, चौथा दिया ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये भी फार्मूला के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ए जो यहाँ पे है दोस्तों वो आयाम है और वो है आवृत्ति। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, तीव्रता है। ठीक है, अगला दे दिया है कि निम्न में से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, मतलब ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होगी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, पर ये पेपर में पूछा जाता है खासकर। तो ये पहला जो विकल्प दिया वो कह रहा है जल, दूसरा दिया इस्पात, तीसरा दिया हवा और चौथा दिया निर्वात। ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों वो ठोसों में अधिकतम होती है, तो ठोस मतलब इस्पात यहाँ पे जो हो जाएगा इस्पात में अधिक होगी स्टील में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि यदि ध्वनि का आयाम दोगुना तथा आवृत्ति पहले की 1/4 रह जाए तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी। तो अभी इसके पहले फार्मूला देखे हैं दोस्तों, ये जो इसका फार्मूला था वो रखा था आपका कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था। इसमें कह रहा कि जो आयाम है मतलब ए बराबर उसे दोगुना कर देना है। ठीक है, और जिसकी आवृत्ति है यन है उसे 1/4 कर देना है। ये पूछ रहा है, तो कह रहा कि ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, इसे तो आप दोगुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, तो 4 चौको 16। तो ये जो आ जाएगा दोस्तों तीव्रता जो होगी 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कैलकुलेशन न समझ में आई तो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पहले से 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि आप दूर स्थित सायरन की ध्वनि से अपनी घड़ी मिलाएं तो आपकी घड़ी आगे रहेगी पीछे रहेगी, सही समय बताएगी, पहले पीछे फिर आगे रहेगी। मतलब कह रहा है कि यदि आप दूर स्थित ध्वनि से अपनी घड़ी मिलाते हैं, मान लो आप यहाँ कहीं खड़े हैं और यहाँ से अपना टाइम वो कहीं से ध्वनि आ रही है, तो मान लो यहाँ से अगर कह दें कि 12:01 में आ रही है, मतलब 1 सेकंड में। ठीक है, 12:01 सेकंड, तो ध्वनि यहाँ से आते जाए में कुछ ना कुछ समय लेगी। यहाँ मान लो यहाँ जब आ जाएगी तो 12 मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ समय लेगी यहाँ पे, तो आपकी घड़ी जो होगी तो ये जो बीच का समय सेकंड होगा एक सेकंड बचेगा, तो 1 सेकंड जो होगी पीछे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग होगा, फार्मूला दिया है। तो आप लोग तो ये सीधा पता होगा कि इसका जो गैस में वो अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग होता है वो होता है λp/d रूट के अंदर, इसका ए नंबर सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक स्रग और उसके निकटवर्ती गर्त के बीच कलांतर और पथांतर होंगे क्रमशः। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है, ये कह रहा है एक स्रग और एक गर्त के बीच की कलांतर और पथांतर बताना है। ठीक है, तो इसमें कलांतर जो हो जाएगा दोस्तों, कलांतर और पथांतर, तो दोस्तों देखो ये होती हैं गर्त, ये ऊपर से जो होती हैं, ये ऊपर की ओर जो होती है ये गर्त होती हैं दोस्तों, जो नीचे होते हैं ये स्रग होते हैं। ठीक है, और जो आगे देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूछें, मतलब बीच की दूरी तो ये लैम्डा होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूछें तो ये क्या हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका कलांतर जो हो जाएगा दोस्तों, कलांतर यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पाई है, देखो एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर मतलब पाई। ठीक है, तो जो कलांतर हो जाएगा पाई हो जाएगा, पर इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है, वो λ/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि यदि ध्वनि का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंगदैर्घ्य 1 सेंटीमीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो ये आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों, v बराबर जो होता है v बराबर n इंटू लेमडा, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे दे दिया है, वेग तो दे दिया है, कह रहा है 300 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य दिया है 1 सेंटीमीटर में दे दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे और यन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप यहाँ से यन ज्ञात करेंगे तो इसे भी हम ये जो मीटर में दिया है इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻। जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 और बढ़ जाएगा।
330 दिया दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये भी दे दिया 330 मीटर, सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। और आवृत्ति दे दी है 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, बराबर में यानी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से 2 1 3, तो ये हो जाएगा 33 गुणे 10 की घात 1, जीरो ये भी लग जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा यन, ठीक है। तो ये 3 घात है, मतलब कहे में आ रही है आवृत्ति, किलो हर्ट्ज में आ रही, तो 1 किलो बराबर मतलब पूछें तो 10⁻³ होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 33 किलो हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए, ठीक है। तो हम आपको 7 पेज में लगा के दिखाएंगे, बस समझ में आ गया हो, इजी क्वेश्चन था एकदम से। खैर 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है, तो व्यतिकरण के कारण उत्पन्न अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। तो दोस्तों ये भी फार्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके जो होता है मैक्सिमम, अधिकतम कह रहा है मैक्सिमम तीव्रता बटे मिनिमम तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है दोस्तों, रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 का स्क्वायर अपान में यही हो जाता है दोस्तों, रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 का स्क्वायर। ये तो जब ये फार्मूले में रखेंगे आप लोग अपना वो मतलब I मैक्सिमम अपान में I मिनिमम, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप रखेंगे इसे रूट को, ये 25 को रूट के अंदर रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होगा, तो ये स्क्वायर लगा दो ऊपर, ये हो जाएगा। अपान में जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों, तो 6 36 बटे ये हो जाएगा 5 में 1 गए 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 नहीं 36, 4 चौको 16 कितना आ जाएगा 9/4, ठीक है दोस्तों। तो इसका कौन सा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 3:4 है, तो इनमें से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन भी बड़े VIP क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल फार्मूले में रखा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो इसका फार्मूला होता है तो I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें भी वही पूछा है कि तीव्रताओं का अनुपात मैक्सिमम मिनिमम और आयाम में बताना, मतलब आयाम दे दिया यहाँ पे, ये मिनिमम है। तो जो आयाम होते हैं दोस्तों वो हो जाते हैं यहाँ पे, वो हो जाएंगे मतलब A2 प्लस A1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, अपान में A2 माइनस A1 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। आप लोग इसमें सेम रख लेंगे फार्मूले में, तो जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 27 49 1 हो जाएगा। तो इसका भी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल थे, साधारण क्वेश्चन, काफ़ी साधारण क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न करती हैं। यह भी डिफिनेशन दे दिया, कर रहा है समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण, दूसरा दिया है विस्पंदन, तीसरा दिया अप्रगामी, चौथा दिया है लिसाजू की आकृति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये व्यतिकरण की डिफिनेशन दिया है, ठीक है। तो आपको हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको जितने क्वेश्चन आए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम आपको इस तरह चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा दोस्तों। और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, ऐसे आपका पेपर जो है एयरफोर्स का वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, आपके मान लो सरी में घूम रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बाय दोस्तों।